ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बीच आपने खबरों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम सुना ही होगा। ईरान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब बंद कर रहा है, लेकिन लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक डेटा कुछ और ही कहता है। 2025 की पहले 6 महीनों का डेटा देखने से पता चलता है कि हॉर्मुज से डेली 20.9 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, जबकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से 23.2 मिलियन बैरल। मलक्का आज दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी लाइफलाइन बन चुका है। इस वजह से यहाँ से इस स्ट्रेट को चोक किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। लेकिन ये स्टेप जो हमें 20 से 30 साल पहले लेना चाहिए था, इसके अगेंस्ट कुछ ग्रुप आज एनवायरमेंटल कंसर्न्स और यहाँ के लोकल ट्राइब्स के नाम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्यों एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के खिलाफ अचानक से पर्यावरण और ह्यूमन राइट्स की दलीलें एक ढाल की तरह खड़ी कर दी जाती हैं? आखिर क्यों भारत यहां अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है? क्यों चीन इस 800 किलोमीटर लंबे द्वीप श्रृंखला से खौफ खाता है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही नए और आजाद भारत के मंदिर, चार धाम और तीर्थ हैं। ये कहा था आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे तमाम कम्युनिस्ट और नेहरू छाप इंटेलेक्चुअल्स की जुबान पे आपने अक्सर सुना और देखा हो। सोचिए, जो नेहरू सेना के आधुनिकीकरण के बजाय विकास को प्राथमिकता देने की बात कहते थे, अगर वो आज जिंदा होते तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को आज का मॉडर्न सोमनाथ मंदिर नाम देते, जिसके अराउंड कभी भारत की मरीन इकोनॉमी चला करती थी। लेकिन आज नेहरू के नाम को भुनाने वाले नेहरू गांधी परिवार के लोग ही खुद उसी नेहरू के उसी डेवलपमेंट मॉडल के खिलाफ खड़े हैं। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, जिसे लोग 72,000 करोड़ रुपए से 92,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर नाम दे रहे हैं, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए वो गेटवे बनेगा जिससे हमारी इकोनॉमी और स्ट्रेटजी बाकी दुनिया से संवाद स्थापित करेगी। आखिर क्यों एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के खिलाफ अचानक से पर्यावरण और ह्यूमन राइट्स की दलीलें एक ढाल की तरह खड़ी कर दी जाती हैं? आखिर क्यों भारत यहां अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है? क्यों चीन इस 800 किलोमीटर लंबे द्वीप श्रृंखला से खौफ खाता है? आज हम इस हाइब्रिड वॉरफेयर का विश्लेषण भी करेंगे और समझेंगे कि आखिर मलक्का की चाबी के लिए छिड़ा ये असली खेल क्या है। 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में हिंद महासागर क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है और इस बिसात पर ग्रेट निकोबार भारत का वो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कभी डूब नहीं सकता। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बीच आपने खबरों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम सुना ही होगा, जहां से खाड़ी देशों का तेल निकलता है। लेकिन लेटेस्ट स्ट्रेटेजिक डेटा कुछ और ही कहता है। 2025 की पहले 6 महीनों का डेटा देखने से पता चलता है कि हॉर्मुज से डेली 20.9 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, जबकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से 23.2 मिलियन बैरल। मलक्का आज दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी लाइफलाइन बन चुका है। आप इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन का 80% ऑयल इंपोर्ट और उसका हैवी इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। चीनी रणनीतिकारों के लिए ये उनका सबसे बड़ा मलक्का डिलेमा भी है। उन्हें डर है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध जैसी किसी स्थिति में भारत इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है कभी। निकोबार प्रोजेक्ट चीन की इसी दुविधा को हकीकत में बदलने की तैयारी है। और निकोबार केवल मलक्का को ब्लॉक करने के लिए भी नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डोमिनेंस के लिहाज से भी ये बहुत जरूरी है भारत के लिए, ताकि चीन का कोई भी अल्टरनेटिव रूट जैसे म्यांमार का कोको आइलैंड भी कभी भारत की निगरानी से बाहर ना रहे। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों कुछ लोग आज एक्टिविज्म के नाम पर ग्रेट निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ग्रेट निकोबार आइलैंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इंडियन ओशन में चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है, क्योंकि ग्रेट निकोबार आइलैंड ग्रेट चैनल के हेड पर लोकेटेड है, जो चाइना की ज्योग्राफिकल वीकनेस मलक्का स्ट्रेट की इंडियन ओशन में ओपनिंग है। इस वजह से यहाँ से इस स्ट्रेट को चोक किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। लेकिन ये स्टेप जो हमें 20 से 30 साल पहले लेना चाहिए था, इसके अगेंस्ट कुछ ग्रुप आज एनवायरमेंटल कंसर्न्स और यहाँ के लोकल ट्राइब्स के नाम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को डिले करने में लगे हुए हैं। वो ये भी भूल गए कि इंडिया में कोई भी प्रोजेक्ट 4 स्टेज एनवायरमेंट क्लियरेंस और वहाँ के लोकल्स के रिहेबिलिटेशन के बाद ही इम्प्लीमेंट किया जाता है।
इस पूरी स्थिति को कुछ ऐसे समझते हैं कि चीन ने भारत को घेरने के लिए बरसों से समुद्र में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला बिछा रखी है। पाकिस्तान का ग्वादर हो या श्रीलंका का हमन टोटा, मकसद साफ है, भारत की समुद्री घेराबंदी। लेकिन भारत अब मूक दर्शक नहीं है। भारत ने जवाबी रणनीति तैयार की है। नेकलेस ऑफ डायमंड्स, सिंगापुर के चांगी बेस से लेकर इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट तक भारत ने अपने हीरों का हार बिछा दिया है और इस हार का सबसे चमकदार और सेंटर पीस है ग्रेट निकोबार। यहाँ बनने वाला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरफोर्स एनक्लेव और ग्रीनफील्ड सिटी चीन की घेरेबंदी के जाल को बेरहमी से काटते हैं। ये भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति का सबसे धारदार और रणनीतिक हथियार है। जब कोई देश सैन्य रूप से मजबूत होने लगता है तो दुश्मन देश सीधे युद्ध नहीं लड़ते उससे, वो लड़ते हैं हाइब्रिड युद्ध। इस युद्ध में बंदूकें नहीं चलती हैं, गोले नहीं दागे जाते हैं, बल्कि नैरेटिव, इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और मैनिपुलेशन उनके हथियार होते हैं। जैसे जब सोवियत रूस ने पहला आदमी अंतरिक्ष में भेजा था तो ये अमेरिका के लिए बड़ा पीआर डिजास्टर साबित हुआ। तो अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने सोवियत डोमिनेंस की इस लकीर को छोटा करने के लिए मून लैंडिंग मिशन बनाया। इस बीच कहीं अमेरिका ने यूएसएसआर में चीजों की अवेलेबिलिटी ना होने पे जोक्स बनाए, तो कहीं यूएसएसआर ने यानी सोवियत ने अमेरिका के कैपिटलिज्म पर। बेसिकली आज कुछ वैसा ही हम अपने आसपास देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं ईएसजी का सशस्त्रीकरण, वेपनाइजेशन ऑफ ईएसजी। यानी ईएसजी में क्या क्या आते हैं, एनवायरनमेंट हो गया आपका, पर्यावरण, सोशल, सामाजिक और गवर्नेंस यानी शासन। विरोधी ताकतें इन तीन शब्दों का इस्तेमाल भारत की स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को रोकने के लिए एक वीटो पावर की तरह इस्तेमाल करती है। आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखिए, जो लोग औद्योगिक क्रांति के दौरान अपने तमाम नेचुरल रिसोर्सेज का हर तरह से दोहन कर चुके हैं, वो अब एक ट्रांसनेशनल ग्लोबल वोक नेटवर्क बना रहे हैं और उसके माध्यम से ग्रीन कॉलोनियलिज्म यानी हरित उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नेटवर्क चाहता है कि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री अपने रिसोर्सेज को जैविक संग्रहालय यानी बायोलॉजिकल म्यूजियम बनाकर छोड़ दें, ताकि ग्लोबल पावर बैलेंस हमेशा चीन और पश्चिम के पक्ष में खड़े रहे। लॉजिक दिया जा रहा है कि लेदर बैक कछुओं का घर उजड़ जाएगा या यहाँ के जंगल खत्म हो जाएंगे। भारत सरकार ने इसके लिए 150 वर्ग किलोमीटर से अधिक का ऑफसेट प्लांटेशन और कछुओं के लिए अलग से संरक्षण योजना भी बनाई हुई है। लेकिन उन्हें लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है एक्टिविज्म से। समस्या यही है, जो लोग ग्रेट निकोबार में एक पेड़ कटने पर विलाप कर रहे हैं, वही लोग चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में पूरे कोरल रीफ को कंक्रीट के टापू में बदल देने पर साइलेंट रहे। तो क्या क्लाइमेट चेंज का खतरा सिर्फ भारत के विकास प्रोजेक्ट से ही पैदा होता है? दुनिया में कोई भी रणनीतिक विकास बिना किसी इकोलॉजिकल इफेक्ट के संभव नहीं है। अमेरिका से लेकर चीन तक सबने ये कीमत चुकाई है। सवाल ये है कि क्या हम कछुओं को बचाने के लिए देश की समुद्री सीमा को असुरक्षित छोड़ सकते हैं? निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध कोई नई बात नहीं है। ये उसी प्लेबुक की कार्बन कॉपी है जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ पहले भी किया जा चुका है। याद कीजिए स्टरलाइट कॉपर, प्रदूषण के नाम पर नैरेटिव गढ़ा गया, प्रदर्शन हुए और प्लांट बंद हो गए। इसका नतीजा क्या हुआ? भारत जो कभी शुद्ध तांबे का एक बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, रातों रात तांबे का भारी इंपोर्टर बन गया। इसका सीधा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लाभ चीन को मिला। स्टरलाइट बंद हो जाने के बाद प्रदूषण कितना कम हुआ, ये तो शोध का विषय है। लेकिन एक सच ये है कि भारत को तांबा आयात करने के लिए हर साल 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। क्या निकोबार को रोककर हम अपनी सुरक्षा के लिए भी ऐसे ही किसी और देश पर निर्भर होना चाहते हैं? यही कहानी कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट और पॉस्को स्टील प्रोजेक्ट में दोहराई गई। कुडनकुलम में जब भारत अपनी लॉन्ग रन में एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए तमिलनाडु में रूस की मदद से न्यूक्लियर प्लांट लगा रहा था, तब इसी विदेशी एनजीओ नेटवर्क ने स्थानीय मछुआरों के बीच रेडिएशन और पर्यावरण का फर्जी डर पैदा किया, भारी विरोध प्रदर्शनों को भड़काया और आज यही काम राहुल गांधी जनजाति और कछुओं के नाम पर कर रहे हैं। यानी अब वही प्लेबुक निकोबार में खोली गई है। यहाँ इकोसाइड और जेनोसाइड जैसे भारी भरकम शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि भारत को सुपर पावर बनने से रोका जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन वह संप्रभु सुरक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। कि आखिर इन प्रोटेस्ट और एक्टिविज्म के पीछे पैसा और दिमाग किसका है? आईबी की साल 2014 की रिपोर्ट में इस पर्दे को पूरी तरह से उठा दिया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ग्रीन पेस, एमनेस्टी, कॉर्डेड और एक्शन एड जैसे संगठनों का नाम लिया गया है जो विदेशी सरकारों के हितों के लिए काम कर रहे हैं।
ये संगठन भारत के स्थानीय नेटवर्क जैसे PUCL और नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से काम कर रहे थे। भारत सरकार ने इस हाइब्रिड युद्ध के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए ग्रीन पीस सहित कई संगठनों की विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। आजकल ही ईडी ने क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क से जुड़े कार्यकर्ताओं पर भी कानूनी कार्रवाई की है, क्योंकि वे विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करके भारत की एनर्जी और सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स को बाधित कर रहे थे। ये एनजीओ क्लाइमेट चेंज की दलील को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका असली मकसद भारत की जीडीपी को हर साल 2% से 3% तक का नुकसान पहुंचाना है। अब बात करते हैं राजनीति की। निकोबार प्रोजेक्ट को मिस एडवेंचर कहना राहुल गांधी के लिए कोई नई बात नहीं है। उनके राजनीतिक करियर में एक पैटर्न आप देखेंगे। वेदांता नियमगिरी हो या पॉस्को स्टील, राहुल गांधी हमेशा विकास परियोजनाओं के विरोध में खड़े नजर आते हैं। भारत में एक ऐसा वैचारिक ढांचा विकसित हो गया है जो हर बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को संदेह की नजर से देखता है, और इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में याद दिलाया था नेहरू जी का वही मंत्र जिसके खिलाफ आज राहुल गांधी ही खड़े नजर आते हैं। यहाँ ये भूलना मुश्किल है कि 2008 में कांग्रेस पार्टी और सीपीसी के बीच एक MOU साइन हुआ था। आज जब निकोबार प्रोजेक्ट चीन की मलक्का दुविधा को बढ़ा रहा है, तब राहुल गांधी का ये विरोध कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या ये एक्टिविज्म केवल रीलबाजी है या इसके पीछे कोई गहरा वैचारिक और रणनीतिक गठजोड़ है? जब कोई भारत जैसा संप्रभु राष्ट्र अपने सामरिक और आर्थिक क्षमताओं में इतनी बड़ी ताकत जोड़ता है, तो उसके वैश्विक प्रतिद्वंदी सीधे सैन्य संघर्ष का जोखिम नहीं उठाते। इसके बजाय ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर का सहारा लेते हैं। ग्रेट निकोबार परियोजना के मामले में इस हाइब्रिड वॉर का प्राथमिक हथियार पर्यावरणवाद है, सामाजिक जनजातीय सक्रियता है, यानी सोशल एक्टिविज्म जिसको आप नाम देते हैं। जैसे जैसे ये स्ट्रेटेजिक स्कीम जमीन पर उतरने लगी, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ, सो कॉल्ड मानवाधिकार रक्षक और विदेशी मीडिया घरानों ने इसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड और मल्टीलेयर कैंपेन छेड़ दिया। इस रणनीति का पहला सिरा पर्यावरण पर हमला करता है और दूसरा सिरा सामाजिक अधिकारों पर। इनका असली मकसद भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के बुनियादी ढांचे के विकास को बाधित करना है। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। इस विचारधारा के तहत विदेशी ताकतें और प्रतिद्वंदी राष्ट्र स्थानीय एनजीओ को फंडिंग करते हैं ताकि वे मुकदमों, स्टे ऑर्डर्स और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के जरिए प्रोजेक्ट्स में देरी कर सकें। इन विदेशी ताकतों का उद्देश्य आदिवासियों को आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मुख्यधारा में लाना नहीं होता है। वे चाहते हैं कि आदिवासी पश्चिमी दर्शकों के लिए बायोलॉजिकल म्यूजियम के रूप में आदिम अवस्था में ही रहे हमेशा। अब उन लोगों की बात जो हर बात में मालदीव्स या थाईलैंड का नाम लेते हैं। भारत सरकार ने अमृतकाल विजन 2047 ने यहाँ के लिए एक विस्तृत ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2047 तैयार किया है। इस मास्टर प्लान में टूरिज्म को इस द्वीप की ग्रोथ के लिए बैकबोन और प्राइमरी इकोनॉमिक ड्राइवर बताया है। नीति आयोग का मास्टर प्लान साफ कहता है कि जो अरबों डॉलर की भारतीय पूंजी हर साल विदेशी समुद्री तटों पर बह जाती है, उसे अब देश के भीतर ही रोकना होगा। लक्षद्वीप के मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों की तर्ज पर ही अब अंडमान और ग्रेट निकोबार के लेगून में भी दुनिया के बेहतरीन वाटर विलास तैयार होंगे। ये लग्जरी के साथ साथ उस इको टूरिज्म का जवाब है जो भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करेगा। हम दुनिया को दिखाएंगे कि प्रकृति का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन एक साथ कैसे चल सकता है। एक प्रश्न ये है कि जब भारत में निकोबार प्रोजेक्ट को रोका जा रहा है, तब चीन क्या कर रहा है? चीन ने कंबोडिया में रीम नेवल बेस का विस्तार लगभग पूरा कर लिया है। कंबोडिया के हवाई और समुद्री क्षेत्र को ट्रैक करने के लिए चीनी रडार और एक नया रडोम स्थापित किया गया है। सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं कि यहाँ का घाट 650 मीटर लंबा है, जहाँ चीन की विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर भी खड़े हो सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात देखिए, चीन ने यहाँ पानी की गहराई को 2 से 3 मीटर से बढ़ा करके 8 से 11 मीटर कर दिया, ताकि भारी युद्धपोत आसानी से यहाँ आ सके। इस इलाके में अपना दबदबा साबित करने के लिए चीन ने इसके आसपास में जो अमेरिकी फंडिंग से बने इंफ्रा थे, उनको भी नष्ट कर दिया है। कंबोडिया के तानाशाह प्रधानमंत्री हुन सेन की सरकार को जब मानवाधिकारों के हनन और अलोकतांत्रिक चुनाव के कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, तो चीन ने इस राजनीतिक अलगाव का भरपूर फायदा उठाया। बीजिंग ने कंबोडिया की नौसेना के आधुनिकीकरण के नाम पर रीम नेवल बेस को फंड किया और इसको फिर से बनाया। साल 2019 में हुए एक सीक्रेट MOU के तहत चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी को इस नौसैनिक अड्डे पर कम से कम 30 साल के लिए एक्सक्लूसिव एक्सेस दे दिया गया है।
उधर म्यांमार के कोको द्वीप पर चीन जासूसी उपकरण लगा चुका है और ये वही कोको द्वीप है जिसे नेहरू ने म्यांमार को खुद सौंप दिया था। आज ये एक समुद्री शिकंजा बना हुआ है। चीन भारत को दोनों तरफ से घेर रहा है। अगर आज हम निकोबार में अपना बेस मजबूत नहीं करते तो भविष्य में भारत को होर्मुज जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जहां हमारी ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह से चीन के रहमो करम पर होगी। हमें एक राष्ट्र के तौर पर यह समझना होगा कि निकोबार में रिजॉर्ट्स बने या न बने, लेकिन वहां पर एक नेवल बेस और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होना भारत की संप्रभुता के लिए बहुत जरूरी है। राहुल गांधी का एक्टिविज्म और रीलबाजी सुनने में अच्छी लग सकती हैं, लेकिन इसकी कीमत देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था चुकाती हैं। क्या हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जो जैविक संग्रहालय बनकर रह जाए, या वो भारत जो मलक्का की चाबी अपने हाथ में रखता है और इस चाबी के जरिए हम समुद्र में अपनी ताकत से पड़ोसी देशों को डरा कर भी रखते हैं? राहुल गांधी किस्म के एक्टिविज्म की कीमत अगर देश की गरीबी और गुलामी है, तो ऐसा एक्टिविज्म ही असल में सबसे बड़ा मिस एडवेंचर है। डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के बिना कोई राष्ट्र स्वाभिमानी नहीं हो सकता। हमें यह तय करना होगा कि हमारे लिए क्या जरूरी है, सोशल मीडिया की रीलबाजी और एक्टिविज्म या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा। मैं आशीष, देखते रहिए ऑप इंडिया। धन्यवाद।